मेन मकसद है, पहले मैं वो चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर लोगों को क्या ज़रूरत पेपर की चाहिए और किस तरीके का पेपर मतलब सर्वे में लगेगा और कैसे पेपर की ज़रूरत है वो मैं बताऊँगा। सरकार का मेन चीज़ सर्वे कराने का मकसद है कि जितने भी जमाबंदी कायम है वो अभी तक मतलब जिंदे लोगों पे कम और मरे हुए व्यक्ति पे ज़्यादा जमाबंदी चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का सरकार का मतलब रेंट बहुत कम रेंट फिक्सेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, लगान जो है ना वसूली बहुत कम हो रहा है। तो सरकार जो है इस अपने इस लगान को नहीं किसको बोले जमा करने के लिए, क्योंकि जो भी रही जमाबंदी रही थी वो जीवित है नहीं। तो सरकार का मकसद है कि जीवित जमाबंदी खाता खोले, मतलब जो जिंदे लोग हैं उनके नाम पे खाता खोले, उनके नाम पे खतियान खोले, ताकि अगर आप 2 साल 4 साल के लिए अगर नहीं रसीद कटा रहे हैं, लगान जमा नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है ना आपको मैसेज के द्वारा माध्यम से आपको मैसेज देगा, मैसेज के माध्यम से कि भाई आपका 1 साल का 2 साल का लगान बाकी है, अब लगान कटेगा। ठीक है, ये तो हो गया सरकार का। और भी सरकार का इससे फायदा ये है कि सरकार ये भी चाहती है कि हमारे पास एक एक्चुअल डाटा मिले कि हमको जो है ना कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन से संबंधित विवाद कोर्ट में चल रहा है, करीब 40 से 60% के आसपास केसेस जो है ना कोर्ट में चल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जमीन को लेके ही जो केसेस चल रहे हैं जमीन से संबंधित विवादित ही है। तो इसको खत्म करने के लिए ना अभी आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ये आया था कि जिन लोगों के नाम पे जमाबंदी है वही लोग ही जमीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि उसको कुछ दिन के लिए भी मुझे लगता है 23 सितंबर तक उसको ये खोला गया है, उसके बाद फिर से वो बंद कर देगा। जिनके नाम पे जमाबंदी है वही लोग ही उस चीज को अपनी जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सर्वे जो पेपर देना है रैयत को, जो आम जनता है उसके नाम पे, चाहे वो किसी के नाम पे भी पेपर या हमारे आपके नाम पे भी है, हमारे आपके नाम पे जमाबंदी भी कायम है, फिर भी देना है। तो उसमें देना है आपका अगर रजिस्ट्री पेपर या केवाला दोनों एक ही चीज है, रजिस्ट्री पेपर देना है और रसीद कट रहा है तो रसीद का फोटोकॉपी देना है, रजिस्ट्री पेपर का फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी। ठीक है, इसके लिए हज का एक सर्वे का प्रक्रिया जो है 1 से लेकर 24 प्रपत्र में दिया गया है। तो फर्स्ट प्रपत्र 1 में क्या होता है कि उद्घोषणा करेंगे बंदोबस्त अधिकारी जिला के जो होंगे, वो उद्घोषणा कर देने के बाद आप आएंगे, आपके यहाँ आम सभा होंगे, जो आपके गांव के संबंधित अमीन होंगे वो आएंगे आपके गांव में आम सभा कराएंगे। आम सभा करने के 30 दिनों के बाद आपको प्रपत्र 2 में जितना भी आप जमीन का हकदार हैं, जितना आपके पास पेपर है, उस जमीन को जो है ना आपको पूरा प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ, पेपर के साथ आपको भर के उसमें देना है। ठीक है, तो उसमें रसीद, केवाला और आधार कार्ड ये भर के देना है उन लोगों को जिनके नाम पे जमाबंदी क्या है। ठीक है, इसमें के बहुत सारी चीज होती है, एक होता है पुश्तैनी, एक होता है घर मजरूबा जो हम देहात में बोलते हैं, सुनते आए हैं। तो आप जमीन पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर, तो लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो कौन सी चीज पर, वो चीजें क्या है और फिर उसका हल क्या है? अभी लोगों को सबसे ज्यादा जो समस्या है, ज्यादातर मतलब केवाला रसीद जिसके नाम पे जमाबंदी का है उसको तो समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पे उन लोगों का आ रहा है जिनके बाप दादा के नाम पे जमीन है। ठीक है, रसीद अभी भी जमाबंदी उन्हीं लोगों के काम पे है, लेकिन बाप दादा जीवित नहीं है, न होने की वजह से अब उनको अपने नाम पे कराने में दिक्कत हो रहा है, सर्वे में देने में, क्योंकि एक तो घर का आपसी बंटवारा नहीं हो पाना, उसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोलते हैं उसको वंशावली कर दिया गया है। वंशावली पहले पंचायत सरपंच साहब के द्वारा बनाया जाता था, अब क्या कर दिया है पंचायत सचिव के माध्यम से बनाने में करीब 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, महीना दिन भी लग जाता है पंचायत सचिव के बनाने में। तो इसके लिए लोगों को सबसे ज्यादा समस्या जो आ रहा है कि वो आपके नाम पे मतलब वंशावली नहीं होना। ठीक है, वंशावली बनाने में समय होना, आपस के घर में लोगों को आपस में जो भी भाई है बहन है उन लोगों के बीच बंटवारा करने में, तो इनकी वजह से लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है बनाने में। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिनके भी नाम पे हैं उनको आपस में बैठ के करा लेना है। अगर आप जमीन का पेपर नहीं देंगे सर्वे में, तो जो भी जमीन है आपके पास सब कुछ जो दखल उधर सब कुछ रहेगा, वो जमीन आपका बिहार सरकार के नाम पे हो जाएगा जब तक आप साक्ष्य नहीं देंगे तो। क्योंकि ये जो सर्वे है समय सीमा से बंधा हुआ है, एक टाइम लिमिट के अंदर। पहले जैसे सर्वे का बात जाता है, लोग ये सोचते हैं कि जो है सर्वे है तो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे है, तो ये करीब साल भर से 1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा।
तो जो गैरमजरूआ जो ज़मीन है, ख़ास तौर पे हम गाँव और देहात में देखते आए हैं, तो उसका क्या हाल है? मतलब उसके बारे में जो कागज़ात उसको मतलब ये भी सरकार का एक मंशा हो सकता है कि सरकार ये करे कि हर गाँव में, हर इलाके में गैरमजरूआ ज़मीन है। उस पर सरकार की एक नीयत हो सकती है कि उस पे कब्ज़ा करे और उसको सरकारी चीज़ें बनाए। या फिर वो उसका क्या हाल है गैरमजरूआ का? गैरमजरूआ दो तरह का आता है, गैरमजरूआ खास हो या गैरमजरूआ आम हो। इसका मतलब ये है कि वो खतियान में सरकारी जमीन है, उस पे अभी रैयत के द्वारा दखल कब्जा सब कुछ किया हुआ, घर भी बना हुआ है, लेकिन दखल सरकार अभी हटाने नहीं जा रही। लेकिन सरकार इस चीज की जरूर चिन्हित करेगी कि हमारा कहाँ कहाँ जमीन पड़ा हुआ है, तो इसके माध्यम से सरकार का जहां जहां भी जमीन है वो निकल जाएगा। तो सरकार जो भी, जैसे आपके दखल में घर है या किसी और रैयत के दखल में अगर गैरमजरूआ आम की जमीन है या खास की जमीन है, तो वो जमीन रैयत का नहीं होने वाला, जब भी होगा सरकार का ही होगा। अच्छा, तो मतलब अगर गैरमजरूआ ज़मीन है, किसी के पास कागज़ नहीं है और किसी ने उस पे घर बना लिया है, तो सरकार उसको ले लेगी वापस? हाँ, सरकार खाता उसका सरकार के नाम पे ही खुलेगा, सरकार लेगी नहीं। मतलब खाता जो होगा, जनरली आपने घर बना लिया है गैरमजरूआ जमीन पे, तो वो सोचेंगे कि आप मेरे नाम पे खाता खुल जाएगा, कभी नहीं। खतियान उसका आपके नाम पे नहीं बनेगा, जब भी बनेगा सरकार के नाम पे ही बनेगा। चाहे आप भले रह रहे हैं 10 साल से नहीं 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन उसका खाता आपके नाम पे नहीं खुलेगा, जब भी खुलेगा सरकार के नाम पे ही खाता खुलेगा उसका। ठीक है, तो वो जो भी लोगों के पास है ये सोचेंगे कि गैरमजरूआ हमारे नाम पे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। और एक होता है पुश्तैनी। पुश्तैनी ज़मीन किसी के पास हो, सपोज़ मानते हैं कि कोई अपने बाप का 3 भाई है और 5 भाई है और उनमें से पिताजी अपनी ज़िंदगी में उनको बँटवारा कर दिए कि तुम यहाँ ये रहो और वो एक भाई ने उसमें ज़मीन बेच ली है, ठीक है? बाकी बचे 4 भाई की ज़मीन। तो एक भाई ने ज़मीन बेच ली है, तो क्या इसका क्या मतलब टर्न है? जो सर्वे आया है उसका क्या है? बहुत सारा है अभी। ऐसा ऐसा है समस्या कि मतलब 5 भाई के नाम पे जमीन है, हुँ, किसी एक भाई ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच लिया है, बाकी जो हिस्से बची है मतलब जो 4 भाई में ज्यादा है और एक भाई में कम है। तो इसके लिए देखिए, ये सारा जितना भी चीज है सब आपस की बात है कि हम आपस में जो 5 भाई हैं, 5 भाई बैठ के आपस में जितनी भी जमीन हमारे पुश्तैनी जो जमीन है, जिसको हम बाप दादा के नाम पे जो भी पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, जैसे भी है, उन सब जमीनों को हम क्या कर सकते हैं कि आपस में पांचों भाई बैठ के बंटवारा शेड्यूल बनाए आपसी, जिसको पंचनामा बंटवारा बोलते हैं। ठीक है, पंचनामा बंटवारा बनाए और उस पंचनामा बंटवारा में आप ये शो करें कि जैसे 5 भाई ए बी सी डी ई है, उसमें से ए ने बेचा अपने हकदार से ज्यादा, तो ए का हिस्सा में पहले टोटल जमीन को बराबर बराबर बांट दीजिए। अगर किसी एक भाई ने ज्यादा बेच दिया है तो उसके हिस्से से आप अपना माइनस कर दीजिए। फिर वो जो बंटवारा शेड्यूल आप बनाए हैं उस पर पांचों भाई का साइन करा लीजिए। गांव के मुखिया सरपंच समिति शायद कि मेरे तक आपका जो नेटवर्क है वो शायद बेहतर नहीं है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, कोई नहीं। रिपीट नहीं, हाँ, फिर मेरा अगला सवाल ये है कि आवाज़ जा रही है? मेरा अगला सवाल ये है कि जो लोगों को जो समस्या पेश आ रही है, जो मसाइल पेश आ रहे हैं, तो उसका हल क्या है? और ऐसे में शायद आप मुझे अच्छे से देख रहे हैं, जो लोगों के सामने जो समस्याएं पेश आ रही है, तो उनमें से कुछ जो समस्याएं उनके बारे में बता दीजिए लोगों को कि आखिर समस्या क्या है? कागज का है, फिर दाखिल खारिज का है, या फिर जमीन जो दस्तावेज है उसका क्या है पूरी? जी, देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास केवाला है, ठीक है, बट उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन दखल कब्जा में सब कुछ है, शांतिपूर्ण, किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपके नाम से खाता खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अपने एरिया में एक समस्या है कि जितने भी वास की जमीन, निवास की जमीन, जो डी वाली की जमीन बोलते हैं घर की, पहले के टाइम में वो खतियान में जो लिखा हुआ है बेलगान, ठीक है ना, तो वो वाला घर वाला छोड़ के, मतलब बेलगान वाले का क्या है कि उसको पहले आपको क्या बोलते हैं, एसडीओ साहब के यहाँ, मतलब डीसीएलआर साहब के यहाँ आप आवेदन देंगे। डीसीएलआर साहब कि हमारा ये जमीन है, ये खाता है, ये किसरा है, इसका रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ है, इसका आप रेंट फिक्सेशन कराइए, तो रेंट फिक्सेशन हो जाएगा तो आप दे दीजिए। वैसे भी आपका दखल है, केवाला है, सब कुछ है, आराम से आपके नाम पे खाता खुलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब इधर भी ऐसा हुआ है कि लोगों के पास
हर चीज़ है, मतलब केवाला है, दखल कब्जा भी है। बट लोगों का क्या है कि पेपर नहीं देने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम बंटवारा कर लेंगे, देंगे, ये करा के देंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास केवाला का पेपर है, मतलब ये रजिस्ट्री पेपर जिसको बोलते हैं, और दखल कब्जा है, शांतिपूर्ण है, किसी तरह का आप आराम से आपके नाम पे खाता खोले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो जमीन अगर पहले से बहुत ऐसा जमीन ऐसा था कि किसी लोग, बहुत सारे लोगों ने गैर मजरूआ आम या खास या जो है बेतिया महाराज या दरभंगा महाराज की जमीन का भी मोटेशन करा के अपने नाम पे करा रखा था, तो वैसे जमीन का खाता नहीं खुलेगा। वैसा जमीन का खाता आप भले आप अपने नाम पे जमाबंदी कायम करा लिए होंगे, फिर भी वैसे जमीन का जमाबंदी रद्द हो जाएगा और वो जमीन का खाता खुलेगा बिहार सरकार के नाम पे। ठीक है, और सिर्फ रैयती जमीन खाता खुलेगा रैयत के नाम पे, जो आपका दखल कब्जा है, जो आपके पास केवाला दस्तावेज पेपर है। ये बेतिया राज की जो जमीन है मोतिहारी और खासतौर पर पश्चिमी चंपारण में, ये इसकी जमीन को किसी और ने लिखवा लिया, कैसे लिखवाया ये अलग मामला है। तो ये जो जमीन है बेतिया राज की, वो बेतिया राज की ही कहलाएगी, इसका मतलब बेतिया राज की जो जमीन है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ऐसा जमीन जो है ना, सीलिंग में जाने के बाद उसको बंदोबस्ती कर दिया गया कहीं कहीं पे, ठीक है ना। और बंदोबस्ती के बहुत ऐसे रैयत का भी जमीन था, और रैयती खाते की जमीन थी, उसको ना भू अर्जन करके उसको बाद में रैयत को, भूमिहीन लोगों को जिसके पास जमीन नहीं था रहने सहने के लिए, उसको रहने के लिए 2 डिसमिल 4 डिसमिल करके दिया गया। ठीक है, तो उन लोग, वैसे लोगों को अगर खाता खुलेगा जिन लोगों को पर्चा दिया गया, वैसे पर्चा को बोलते हैं वासगीत पर्चा या फॉर्म जी। ठीक है, वासगीत पर्चा अंचल से निर्गत होता है, उस पर्चा में 2 डिसमिल से 4 डिसमिल तक का दिया होता है। वैसे जिन लोगों का अगर बेतिया महाराज का या किसी और जमीन की है, अगर पर्चा निर्गत है आपके नाम पे, चाहे वो सरकारी जमीन का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके नाम पे पर्चा निर्गत है या हमारे नाम पे नहीं था, हमारे पूर्वजों के नाम पे अगर पर्चा निर्गत है, तो आपके नाम पे खाता खुलेगा उसका, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट एक कॉलम होता है नवैयत का कॉलम, वहां पे दर्शाया जाता है कि ये वासगीत पर्ची की भूमि है, वासगीत पर्चा से मिला है, रैयती खाते की नहीं है। या सरकारी खाता का आपको पर्चा मिला होगा तो दिखाया जाएगा वहां पे, लेकिन खाता आपके वंशज के नाम पे खुलेगा और दिखाया जाएगा कि आपके ये वासगीत पर्चे की भूमि है या सरकार की किसी भूमि भूदान की भूमि है। इस तरीके से जो भी भूमि है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन खाता जो खुलेगा आपके नाम पे है, अगर पर्चा तो खुलेगा, अगर पर्चा नहीं है आपके पास तो खाता नहीं खुलेगा। आपको सर्वे करने के दौरान वक्फ की जमीन या दान की हुई जमीन को मिले होंगे, तो उसका क्या रास्ता है, उसके बारे में किस तरह की समस्याएं पेश आ रही है, रास्ता क्या वक्फ की जो भी जमीन है तो वक्फ बोर्ड के नाम पे खुला है। ठीक है, अब दान की हुई जमीन है तो पहले था कि दान चल जाता था, लेकिन अभी के टाइम में जो भी दान किया हुआ जमीन है उसको नोटिफाई कराना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, उसका जो भी लगान होगा कि दान किया, मैं दान देता, लेकिन जो भी उसका मतलब रजिस्ट्री का जो भी खर्चा होगा उसको नोटिफाई करवाना पड़ेगा। नोटिफाई हो जाने के बाद तब जाकर फिर उसका खाता खुला लीजिएगा। बहुत सारे ये होते हैं कि लोगों ने अपने वक्त में जमीन दे दी कि जाओ वहां रहो, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। बहुत सारे वक्त में ये होता है कि किसी ने कहा, जो मालदार हुआ करते थे उन्होंने किसी को कह दिया कि वहां जाइए आप रहिए, लिखा नहीं, ज़बानी तौर पर कह दिया, तो उसके पास तो ओरिजिनल कागज नहीं है वो, लेकिन वो कई साल से रह रहा है। मतलब आपकी आवाज बीच में रुक गई थी, आवाज बराबर नहीं सुन नहीं पाया। ये कहना, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे जो गांव देहात में जो लोग होते हैं, तो वो जो मालदार होते हैं तो वो किसी गरीब को ज़मीन दे देते हैं कि जाओ वहाँ रहो, और वो रहते हैं, उनके बाप दादा वहीं रहे, वो भी खुद रहते हैं, उनके बाल बच्चे बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जो कागज़ होता है, जो दस्तावेज है, उनके पास मौजूद नहीं है। तो इसको लेकर क्या समस्या है और क्या हल है इसका? हाँ, ठीक सही बोला। इधर भी जो है ना, जिधर मैं अभी कटिहार में हूँ, तो इधर भी इस तरह की जमीन को चिकनी जमीन बोलते हैं। कि मान लीजिए अगर चिकनी आपके जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसे मालदार लोग थे जिनके नाम पे 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन थे, और उन्होंने अपने दरवाजे पे 2-4 नौकर रखे थे काम करने के लिए, 2-4 मजदूर, और उनको अपने हिसाब से दे दिए, भाई कुछ जमीन तुम बांट के खाओ, जाओ अपना खेती बाड़ी करना, अपना घर द्वार चलाना इस खेत पे, और हमारे यहाँ पुराना काम, हमारे घर का जो भी काम है या खेत का जो भी काम करना। तो इस तरीके से क्या है, उस टाइम पे जिन लोगों को उन्होंने दिया था, जैसे कि किसी के पूर्वज के नाम पे अगर सिकनी खाता बना था, इधर बोलते हैं सिकनी, और हमारे तरफ मतलब पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में तो सिकनी नहीं है, लेकिन इस तरह का है सिचुएशन। उस टाइम में क्या है, दखल कब्जा है, किसी ने बस मौखिक तौर पर से बोल दिया कि भाई ठीक है आप जाओ रहो सहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोल के हमारे पूर्वज मर गए। ठीक है, अब उनके जो वंशज है वो रह रहे, खा रहे हैं, कमा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में खाता खुलेगा जो जमींदार मालिक है उसके वंशज का, और अभियुक्ति कॉलम में दखल दिखाएगा जिसका दखल कब्जा है। हाँ, ऐसे सिचुएशन में जिनके नाम पे पेपर है उनके वंशज के नाम पे खाता खुलेगा। ठीक है, जो भी खतियानी रही है उस टाइम पे रहा होगा, जिसके 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन रहा होगा, उनके जो वंशज हैं उनके नाम पे खाता खुलेगा। लेकिन अभियुक्ति जो कॉलम एक है उसमें, उस कॉलम में आपका दखल कब्जा दिखाया जाएगा कि ये जो आदमी है ये 10 साल से 20 साल से इसमें दखल कब्जा पे है। अच्छा, तो वो दिखाएगा तो वो हो जाएगा। अगर वो कहेंगे नहीं, उनके मतलब वो मुकर जाएगा कि नहीं हमारे बाबा दिए थे, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता नहीं, कागज मेरे पास है। हाँ, नहीं तो मौखिक तौर पे कोई भी बात नहीं चलता है। जब भी होगा आप अगर रजिस्ट्री किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं किए तो मौखिक तौर पर बोल दिए तो हम रह रहे 50 साल से मौखिक तौर पे। लेकिन खाता खुलेगा जब भी जमींदार के वंशज के नाम पे, अभी भी कॉलम में दिखाया जाएगा आपका नाम, जो भी रह रहा है। और भी बहुत सारी जो समस्याएं जो पेश, मतलब एक आम आदमी, ये जो हमारे इलाके खासतौर पर पश्चिमी बिहार चंपारण का जो इलाका है, सीतामढ़ी शिवहर के जो लोग हैं, उनको इस तरह की जमीनों को लेकर, सर्वे को लेकर बुनियादी तौर पर किस तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे इस वक्त, ताकि उन्हें परेशानी न हो? देखिए, लोगों को फॉर्म जमा करने का 3-4 स्टेज है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ स्टेज ऐसा है जैसे मैं आपको फर्स्ट टाइम में शुरू में ही बताया कि प्रपत्र 2 में आपको फॉर्म भर के देंगे, जो रैयत है जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है प्रपत्र 2 में भर के देंगे। तो वो जो है फॉर्म, क्योंकि हम आपको बताएं कि ये जो सर्वे है समय सीमा बद्ध है, टाइम लिमिट के अंदर बधा हुआ है। 1 महीने के लिए वो देंगे प्रपत्र 2 में भर के स्वघोषणा कि हमारे पास इतनी जमीन है, उसका साक्षी है। मान लीजिए किसी का 10 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा का पेपर और 10 कट्ठा फॉर्म भर के आपको दे दें। और जिन लोगों के नाम पे आप जमाबंदी कायम कराना चाह रहे हैं उनका आधार कार्ड जो जिंदा है ये लगा के देंगे। 1 महीना तक आपने दे दिए, पूरे जो भी आपके गांव में सर्वेयर जाएंगे वो 1 महीना के लिए आपका पेपर लेके लेंगे। उस 1 महीने के बाद फिर पेपर लेने का प्रक्रिया बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो सर्वेयर होंगे वो आपके गांव में जो अमीन होंगे वो पूरे गांव के 1 महीना जो लोग पेपर दिए उस पेपर पर काम करेंगे। मतलब उनका 1 महीने के बाद उनका एक डमी खतियान बना के देगा आपको कि आप ये मिला लीजिए, आपने जो पेपर दिया है उस पेपर में किसी तरह कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, रकबा में गलती तो नहीं है, में गलती तो नहीं है, आपके खाता खसरा में गलती तो नहीं है। उसमें जो डमी खतियान दिया होगा उसमें क्या क्या लिखा होगा, नया खेसरा लिखा होगा, पुराना खाता, पुराना खेसरा और चौहद्दी और नए रैयत का नाम, जो 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 स्वघोषणा किए होंगे रैयत उनका नाम। अगर उस बीच में कि अगर आपका कोई भी गलती है, नाम में गलती है, चौहद्दी में गलती है, रकबा में गलती है, किसी चीज में अगर गलती है तो आपका इसके बाद एक फॉर्म होता है प्रपत्र 8, वो आप भर के शिविर में, जहाँ पर शिविर लगा है हर ब्लॉक में अलग अलग शिविर, हर ब्लॉक में एक शिविर लगाया गया है इस बार, तो हर ब्लॉक में एक शिविर लगा, उस शिविर में जाके प्रपत्र 8 में भर के जमा करेंगे तो आपका जो भी गलती है वो सुधार जाए। फिर जो लोग 1 महीने में भी बहुत सारे लोग नहीं दे पाए होंगे, बहुत लोगों का कुछ पेच रहा हुआ जो नहीं दे पाए, बहुत सारे लोग दे दिए। जो लोग नहीं दिए हैं फिर उसके बाद 15 दिन के लिए खुलेगा, आप 15 दिन में पेपर जमा कीजिएगा जो महीने में देने में रह गए। ठीक है, वो 15 दिन देंगे फिर पेपर। फिर उसके बाद जो लोग 15 दिनों तक पेपर दे दिए हैं फिर उनके पेपर पर काम किया जाएगा। ठीक है, उनके पेपर एंट्री वगैरह जो भी प्लॉट का नक्शा वगैरह बनाना, कटिंग वोटिंग करना, ये सारा चीज किया जाएगा। ये सारा प्रक्रिया 15 दिन के बाद उनके हो जाने के बाद, 15 दिन के बाद पेपर ले लेने के बाद, उनके पेपर पे काम कर लेने के बाद, जैसे शुरू में आपको एक डमी खतियान दिया गया था मिलाने के लिए, इस 15 दिन के बाद आपको नहीं दिया जाएगा। आपको चेक कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा, आप रैयत अपने आप को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपके शिविर के माध्यम से, जहाँ शिविर लगा है अंचल में, वहां भी जाकर चेक करा लीजिएगा। नहीं तो आपके मौजूद जो सर्वेयर जो अमीन होंगे आप उनसे भी बोल के आप अपना पता कर लीजिएगा कि जो हमने जो दिया था उनका क्या बना या नहीं बना, क्या खाता बना, क्या खेसरा बना, क्या रकबा बना, क्या चौहद्दी बना, पूरा हमको डिटेल चाहिए, वो डिटेल आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक दो टाइम हो गया आपको जमा करने का, एक शुरू में 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद 15 दिन के लिए। फिर उन 15 दिनों में भी बहुत ऐसे लोग जो नहीं दे पाए होंगे, तो फिर वो लोग 1 महीने के लिए और खुलेगा प्रपत्र जमा करने के लिए, मतलब अपना फॉर्म जमा करने के लिए। वो फॉर्म जमा होगा प्रपत्र 14 में, वो भी जमा होगा आपके शिविर में, अंचल में एक जो शिविर लगा है उसी शिविर में जमा होगा 1 महीने के लिए प्रपत्र 14 में। ठीक है,
उसके बाद वो लोग भी जमा कर देंगे, फिर ऐसे ही सेम प्रक्रिया होते हुए आपको खत्म, मतलब 1 महीने के बाद जो भी लोग जमा करेंगे उसका खतियान बन जाएगा, उसका बन के चेक कर लीजिएगा। ये 3 प्रक्रिया आपको अंचल स्तर से हो जाएगा। एक प्रक्रिया आपके गाँव में हो जाएगा और 2 जो है अंचल से, तीसरा फिर भी इसमें भी देने से लोग बच जाएंगे, मतलब शुरू के 1 महीना, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, मतलब कुल 2.5 महीने में लोग अगर नहीं दे पाए पेपर, फिर उसके बाद 3 महीने के लिए आपको जिला में आपत्ति लगाना पड़ेगा प्रपत्र 21 में। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि जो भी लोग हैं वो आपस में मतलब अपने गांव में ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनका पेपर नहीं फ्रेश नहीं है तो फ्रेश कर लें, अभी है टाइम। और अगर उस बीच में अगर नहीं भी हो पाता है तो 15 दिन और 1 महीने के अंदर जो भी आपके शिविर कार्यालय है अंचल में, वहां पे आप करा लीजिए। नहीं तो जिला में बहुत समस्या पैदा होता है। जिला में क्या होता है, जिला में प्रपत्र 21 में करेंगे, डीएम लेवल के पदाधिकारी साहब जो जिसको बंदोबस्त पदाधिकारी कहते हैं, वो सुनवाई करते हैं, वो अपना कोर्ट लगाते हैं, किसी दिन रहेंगे किसी दिन नहीं रहेंगे, पर डे आप जब आपको सुनवाई देंगे, जब तारीख देंगे, जब जाना ही जाना, तो परेशानी बढ़ जाती है। और अंचल और मौके लेवल पे जो भी है वहाँ पे करा लेने में परेशानी का समस्या नहीं करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं, मंदिर है, मस्जिद है और बहुत सारे जो ट्रस्ट चलते हैं, उसका क्या रूल है सर्वे में? जो भी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के नाम पे ही खाता खोलेगा। ठीक है, जो मंदिर है मंदिर के नाम पे खाता खोलेगा, कौन सी मंदिर है, जो मस्जिद है मस्जिद के नाम पे ही खाता खोलेगा, जो जामा मस्जिद, जो काली मंदिर है काली मंदिर के नाम पे ही होगा। जो भी ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के नाम पे खाता खोलेगा, उस ट्रस्ट का पेपर होना चाहिए। कोई दिक्कत यदि बहुत ऐसे लोगों ने किसी ट्रस्ट को दान दे दिया है, ठीक है, तो आप वो ट्रस्ट के नाम पे खाता खोलेगा, पेपर भले चाहे ऐसा भी हो लेकिन खाता ट्रस्ट के नाम पे खोलेगा, ट्रस्ट के नाम पे पेपर है। किसी ने मंदिर को दान कर दिया, किसी ने मस्जिद को दान कर दिया, जिसके नाम पे आप दान कर देंगे उसके नाम पे खाता खोलेगा। गांव इलाके में खासतौर पर पोखर जो होता है पानी गिराने के लिए, वो गैर मजरूबा होता है, तो लेकिन उसके पास उसका जो कागज है वो किसी के पास नहीं होता है, तो ये खाता किसके नाम पे खुलेगा? गैर मजरूआ का मतलब ही है बिहार सरकार। जो खतियान में गैर मजरूआ आम हो या खास हो, इसका मतलब ही बिहार सरकार की जमीन है, भले पोखर हो या खेत हो या किसी का घर हो। गैर मजरूआ जहां भी बना हुआ इसका मतलब बिहार सरकार की जमीन है, उसमें आप जो भी कर रहे हैं करेंगे, लेकिन उसका जो खाता उसका मालिकाना हक आपको नहीं दिया जाएगा, बिहार सरकार के पास ही रहेगा। तो मालिकाना हक उनको नहीं दिया जाएगा जो गैर मजरूआ है, और ये सरकार एक तरह से ले रही है, तो ये जो लोगों का जो खदशा है कि सरकार एक तरह धीरे धीरे हमारी जमीन पर निगाह डाली है, तो आपको लगता है कि क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो आपको लगता है कि सरकार की नीयत साफ है? नहीं, देखिए हम बता, सरकार को सर्वे कराने के मेन क्या क्या मुद्दे हैं, कुछ लोगों को जो है ना इस चीज को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार करा रही क्यों, हमको क्या फायदा है, सरकार को क्या फायदा है, हमको क्या फायदा है। सरकार का रेवेन्यू बहुत लॉस है। पहले देखिए रैयत को क्या फायदा है। अभी क्या है कि इससे जो है ना लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म करना चाह रही, सर्वे से कैसे, सर्वे हो जाने के बाद लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म हो जाएगा, रैयत को कैसे फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा है, ये सारा चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर्वे जब होगा, अभी सर्वे जब नहीं हुआ था, इससे पहले क्या होता था कि हम लोग के घर में जो लड़ाई झगड़ा ज्यादातर मिलेगा आपको, वो ये क्या था कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक सवाल किया था कि 5 भाई के नाम पे जमीन, पिता के नाम पे जमीन है, एक भाई ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच लिया और चौथे भाई का मतलब जो 4 भाई बच गए उनके, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, भाई मेरे अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच लिया, मेरी जमीन फिर आप बांट के ले रहे हैं। तो यही लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए सरकार जो है ना आपके जमीन को आपके मोबाइल से जोड़ देगी। जैसे आप बैंक अकाउंट से जैसे खाता पैसा निकालते हैं ना, तो आपको एक ओटीपी आता है कि भाई आप 20,000 से ज्यादा अकाउंट एटीएम से अगर निकाल लें तो आपको ओटीपी डालिए तो ज्यादा अमाउंट निकलेगा 10,000 कुछ ऐसा। तो सेम एज इट इज वैसे 14 डिजिट का एक आपको सर्वे हो जाने के बाद 14 डिजिट का एक आपको पासबुक दिया जाएगा। ठीक है, उस 14 डिजिट के अंदर आपको सारा चीज अंकित रहेगा, आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिला का नाम, ठीक है, पूरा डिटेल रहेगा उसमें। तो इससे क्या फायदा होगा कि सरकार मतलब जिसके हिस्से की जो जमीन है वही बेच सकता है, दूसरा नहीं बेचेगा। ठीक है, और देखिए रैयत को जैसे मान लीजिए कि हमने फसल किया, फसल लगाया खेत में, हमारा फसल बर्बाद हो गया, तो हमको जैसे कि मुआवजा लेना है सरकार के, बाढ़ आया किसी कारण से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी भी कारण से बाढ़ आने से हमारा फसल बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद हो जाने के बाद हम सरकार से मुआवजा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब हमारे यहाँ जमीन नहीं है, हमारे नाम पे नहीं है, ये आपके नाम पे नहीं है, फिर भी लोगों ने क्या करते हैं अप्लाई कर दिया कि चलो ले लेते कुछ मुआवजा सरकार का। तो ऐसा बहुत हुआ है और हो भी रहा है, सरकार के संज्ञान में चीज है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाएगा, जैसे आप दावा करेंगे इस गांव में हमारा इतना फसल नुकसान हुआ है, तो सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा। आपके पास 10 एकड़ अगर जमीन है तो 10 एकड़ में कितने आपकी जोत की जमीन है,
कितने आपकी निवास की ज़मीन है, कितने आपकी डी वाड़ी की ज़मीन है, ठीक है? सबका मतलब अलग-अलग तरीके से आप ज़ाहिर-सी बात है, अब निवास की ज़मीन में तो फसल लगाएँगे नहीं, तो दावा आप उतनी ज़मीन पे करेंगे जितना में आप फसल लगाते हैं। तो सरकार को ये मालूम होगा कि आपकी कितनी फसल नुकसान हुआ है। तो उस आधार पे डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार उतना पैसा दे देगी। बीच में आपको फॉर्म भरने इधर-उधर कोई चक्कर नहीं रहेगा। खाली वो एक सर्वे कराएँगे कि भाई किस एरिया के कितने या ये एकड़ हेक्टेयर ज़मीन का जो है ना फसल नुकसान हुआ है, उसके आधार पे आपको उस खाता क्षेत्र में जितनी भी ज़मीन रैयत होंगे ज़मींदार सबकी ज़मीन में अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। बीच में किसी दूसरे तीसरे का आपको क्या बोलते दूसरे तीसरे का कोई भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि कुछ किसान सलाहकार या जो भी आते हैं, उन लोगों के माध्यम से जाना-आना होता था, तो लोग बीच में पैसा बहुत गमन करता है। तो इनकी वजह से सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में ये करेगा, पैसा भेजेगा। ठीक है? चलिए अभी तो शुक्रिया। इसी हाँ। बताइए, एक बताइए। और एक ये जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए हम लोग कोई 3-4 भाई बाहर हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो हमारे अकाउंट से या नंबर से ऐड नहीं किया करेगा, तो अगर वो ज़मीन अगर बिक जाती, कोई और बेच देगा, हमारे यहाँ से ऐड रहेगा कोई नहीं बेच सकता है। ओटीपी माँगेंगे तभी और जब हमारे मैसेज ज़मीन हमारे मोबाइल में मैसेज आएगा, भैया ये ज़मीन इस तरह का मैसेज वो मतलब आदमी अलर्ट हो जाता है। पहले क्या था कि जब बिक गया, म्यूटेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तब बाद में मालूम चलता है कि मेरी ज़मीन चली गई। ठीक है ना? तो इससे सरकार को भी फ़ायदा इस तरीके से और सरकार का रेवेन्यू का फ़ायदा। आप अगर जो कौन सा मैसेज नहीं लगान रेट रेंट नहीं दीजिएगा तो सरकार मैसेज कर देगी आपको कि भाई आपका 2 साल से लगान बाकी है, लगान कटाइए, रसीद कटाइए। तो ऐसे तो मतलब ये इस तरह ये खेल एक तरह से लोगों को फायदा है, वही सरकार को भी फायदा है, सरकार क्योंकि लगान आएगा, जी, पैसा आएगा, उससे विकास होगा। तो बहुत बहुत जी, शुक्रिया अनस जमाली भाई, आप कटिहार से जुड़े इतने दूर से, अब आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सुनकर देखकर लोगों को फायदा होगा और वो जो कागजात के बारे में जिस कागजात का आप जिक्र किए और जो समस्याएं पेश आ रही है लोगों को, उन्हें फायदा होगा और आने वाले वक्त में वो जब सर्वे कराएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी व दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट एक ठीक है। मिनट एक मिनट एक मिनट